हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, उस पर हम देख रहे हैं 70 की दिहाई से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, हर किस्म की पाबंदी लगाई हुई है। ईरान IMF के सामने जाके हाथ भी नहीं फैला रहा है पाबंदियों के बावजूद। वहां पे नुमान भीख मांगने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भिखारी हो तो उसको पुलिस पकड़ लेती है कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं, कि कोई भीख देने की इजाजत भी नहीं थी। इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। तो वो ये वही बात है कि जब तक ये लोग जो हैं, अब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक के साथ लिंक हो गई है। आप इकोनॉमिकली अगर आप पावरफुल हैं तो यू कैन डू पॉलिटिक्स, और अगर आप वीक हैं तो जो हाल आपका हो रहा है वो आपके सामने है। कि यार इस रीजन में चाइना भी है। चाइना ने अभी हमने देखा था विंटर ओलंपिक में लोगों को मतलब लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरह लोग नहीं आए। अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो लगता ऐसे है कि हिंदुस्तान चाइना से काफी आगे चला। ये है, हमारे पागलपन का ये हाल है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां कर रहे हैं उसको भी हम पाकिस्तान को खुशहाली काउंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हुआ है तो वो लोग बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। ये लोग ये बातें बताते हैं कि बाहर जो लोग हैं अपना घर बेच के गए हैं, अपनी जमीनें बेच के गए हैं। साथियों, यही पत्रकार जो पहले चीखते थे, चिल्लाते थे, हर समय यही गाना गाते रहते थे कि हम हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे देश में बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारा तो इधर इधर कहाँ कहाँ से फंड आते हैं, एटॉमिक बोल के और दुनियादारी पता नहीं क्या क्या। अब जब इनके डेली जीवन में पेट्रोल भराते हो, इतना महंगा पेट्रोल, इतनी महंगी लाइट, इतना महंगा सब कुछ, और तनख्वाह इनकी जरा सी, जब ये सब चीज़ें ये लोग झेलते हैं तब इन लोगों को कबूलना पड़ता है कि हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल गया, हमारी हैसियत तो ईरान के बराबर भी नहीं है। हिंदुस्तान की तो डिप्लोमेसी है वो तो चाइना को पटकनी दे रही है, वो तो चाइना को उठा उठा के पटक रही है, हमारी तो क्या ही हैसियत रहेगी। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। आज महंगाई के मौजू के ऊपर इसलिए बात करता चाह रहा हूँ क्योंकि आप देखें माजी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि उसके दौर में महंगाई ज़्यादा थी, जबकि अब भी महंगाई के अंदर कोई खातिर खा कमी देखने में नहीं आई। वक्त बात यह है कि हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं बतौर एक कौम के, और हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। महंगाई की रफ्तार बड़ी तेज़ थी, हुकूमत बदली तो हमारे जहन में ऐसा तासुर आया कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो ना हुआ, बल्कि मामलात कुछ इस नोयत के हैं कि महंगाई को काबू करने में अगर हम कामयाब हो गए तो यही बहुत बड़ी बात तस्वुर की जाएगी कि माजी की हुकूमत ने तमाम ढंढोरा पीटा, इतने साल यही बात होती रही, करप्शन करप्शन करप्शन। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उनके भी कुछ स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। तो मुझे ये बताएं, ये गोगी गोगी क्या है, ये गोगी गोगी? तो टाइम जो अब देते जाएंगे चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये स्कैंडल जो है बड़े हैरानकुन है। आज सुबह बल्कि कल से एक खबर जो बड़ी मार्केट में घूम कर रही है अल-कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद आज HEC के अंदर एक स्कैम जो है वो नजर आ गया है। अब थोड़ा टाइम दें तो बहुत सारे करप्शन के केसेस इनके निकलेंगे। जो रियासत मदीना की बातें होती थी उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियासत मदीना की चादर की आड़ में किस कदर जो है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। महंगाई जहां तक बात है, मेरे ख्याल में लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई वाला इशू इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? अभी जैसे इनकी मुलाकात उनसे हुई है IMF से, और उसमें ये कहा गया है, बल्कि मुफ्ती इस्माइल साहब बता रहे थे कि हमने मानी बात कि कम से कम तेल की कीमतें जो है वो 30 रुपए तक बढ़ानी होंगी। अब जब वो तेल की कीमत फी लीटर पेट्रोल जो है 30 रुपए बढ़ेगी तो वो महंगाई भी होगी। फिर उसमें ये भी इन्होंने माना है कि हम बिजली की कीमतों, बल्कि आज फी यूनिट 2 से 3 रुपए जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। 3.5 साल हम और मैं बैठ के टीवी पर रोना रोते थे तो भाई साहब गवर्नेंस जो है वो जब तक उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये महंगाई के जो हमें कहते हैं जिस वो ये कम हो जाएगी, इसलिए हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। कोई मेरे जैसा बंदा अपनी माँ का जेवर बेच के गया है, कोई अपने बहन का जेवर बेच के गया है। तकरीबन 100 सेशंस में 210 स्पीकर्स ने इसमें हिस्सा लिया और 90 कंट्रीज के लोग यहां पर आए। जयशंकर साहब ने क्या बात की? उन्होंने कहा कि वाई इंडिया 875 शुड बी ए कॉन्फिडेंट नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया को सारी दुनिया को खुश यानी हैप्पी नहीं रख सकता, लेकिन उस तरह लोग नहीं आए। हालांकि अगर हम चाइना और हिंदुस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो चाइना बहुत सारी चीजों में काफी आगे है हिंदुस्तान से।
उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है, उनके पास जो एसेट्स हैं, उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो लगता ऐसे है कि हिंदुस्तान चाइना से काफी आगे कि 75 साल हमें हो गए अलग हुए हिंदुस्तान को, जब डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन हम क्यों नहीं ये चीज कर सके? हम क्यों दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सके? उसकी क्या वजह है? हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, उस पर हम देख रहे हैं 70 की दिहाई से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, हर किस्म की पाबंदी लगाई हुई है। ईरान IMF के सामने जाके हाथ भी नहीं फैला रहा है पाबंदियों के बावजूद। वहां पे नुमान भीख मांगने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भिखारी हो तो उसको पुलिस पकड़ लेती है कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं, कि कोई भीख देने की इजाजत भी नहीं थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम कोई पाबंदियों का इतना शिकार नहीं जितना ईरान था, लेकिन फिर भी ईरान आज कहां से कहां पहुंच गया, उनकी इकोनॉमी कहां खड़ी है इतनी पाबंदियों के बावजूद, और हम जहां कोई पाबंदियां नहीं है। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, क्या वजह है कि हमारी फिस्कल स्पेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि उनकी नीयत का फुकदान है? नीयत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मुआशी मसाइल खत्म करना चाहते हैं, या फिर कोई और रीजन है? कि जो मुल्क में सब कुछ चलता है ना, यहाँ पे किसी किस्म की जो कि पाबंदी नहीं है। और पाबंदी एक वो होती है जो बैरूनी ताकतें लगाती है, कुछ पाबंदियां इंसान ने खुद अपने ऊपर भी लगानी होती हैं कि हमने अपने मुल्क को, अपनी कौम को कैसे चलाना है। तो हमारे यहाँ तो ये एलीट इकॉनमी है, अशराफिया की इकॉनमी है कि आपका जो है, जो गरीब आदमी है, वो जो आपका जो मजदूर है, वो $50 $25 जो है ना अपने घर वालों के राशन के लिए खर्चा पानी बेचता है। और यहाँ पे हजारों लाखों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग से, हुंडी से, हवाले से बाहर निकल जाते हो हैं, जाती है, बेतहाशा इंपोर्ट भी हो जाती है। बात ये है कि देखें, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ना, अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग में कभी भी कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं होता। डॉलर तो सिर्फ शेख ही देंगे हमें, बाकी मुल्क तो जो भी देंगे कर्जा ही देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो भी जो शेख हैं वो भी अब होशियार हो गए हैं, वो भी अब ऐसे ही तो हमें डॉलर नहीं पकड़ाएंगे। ना ही उनको गर्ज है। आपको पता है हमने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया था जब हम पाक ज़मीन को, पाक सर ज़मीन दर हकीकत तो मक्का मदीना की ज़मीन है ना, तो हमने डॉलर पकड़ लिए थे, हम गए नहीं थे बचाने के लिए। वो हमने कहा था मामला फहमी है, तब हम गुलामी शलामी सब भूल गए थे। तब आपको पता है धरने से उठ के जाकर ये फैसला किया था कि जी हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम भी शेख हैं, थोड़े मनी माइंडेड ही होते हैं शेख, लेकिन यह कि उन शेखों के मुतालिक हमारी राय ये थी कि वो बेचारे सीधे होते हैं अरब, लेकिन वो भी अब बड़े होशियार हैं, वो भी देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे जब से हमने दगा दिया, धोखा दिया अरब ममालिक को, मुस्लिम उम्मा को, और हम जो है वो अपनी बात से फिर गए $1.5 अरब तोहफ़ा लेने के बाद, तब से हमारी रेपुटेशन उनके यहाँ थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं बोले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खैर एनीवे, इसको अब ठीक करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। तो वो ये वही बात है कि जब तक ये लोग जो हैं, अब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक के साथ लिंक हो गई है। आप इकोनॉमिकली अगर आप पावरफुल हैं तो यू कैन डू पॉलिटिक्स, और अगर आप वीक हैं तो जो हाल आपका हो रहा है वो आपके सामने है। ये है, हमारे पागलपन का ये हाल है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां कर रहे हैं उसको भी हम पाकिस्तान को खुशहाली काउंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हुआ है तो वो लोग बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। खुदा की पनाह यार, ये कहाँ से जस्टिफिकेशन आप ढूंढ के लेके आए थे? कौन है आपके पीछे जो आपको कहता है कि इस तरह की बातें जो लोगों को बताएं? मतलब कि पाकिस्तान की नौकरियां बढ़े तो मुझे समझ आती है, मुल्क में खुशहाली हो रही है। अभी कोई बंदा ये लोग ये बातें बताते हैं कि बाहर जो लोग हैं अपना घर बेच के गए हैं, अपनी जमीनें बेच के गए हैं। इस बयानिए को बहुत ज़्यादा पॉपुलर तस्वुर करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मकबूलियत और मजीद बढ़ गई है, और हर आदमी शशोपंज का शिकार है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। उसकी अली वजह है, उसकी वजह यह है कि आपकी यूथ जो है उसमें आप पोर्शन देखना, बच्चे जो है हमारे वही 15 से 22 साल के या 27 साल के, ये वो लोग हैं कि जब ये दुनिया में आए तो मोबाइल जो था उसका आम इस्तेमाल, इंटरनेट का आम इस्तेमाल हो गया, ये सोशल मीडिया आ गया, तो ये लोग जो किताबों के साथ लिंक नहीं है। जब ये किताबों के साथ लिंक होंगे, इन्होंने जो एजुकेशन भी ली तो वो भी जब पिछले 3 सालों से देखे, जब सारी चीजें क्लासेस आपके एग्जाम वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो ये जब ये बच्चों को थोड़ा इन्होंने असल में वो सख्तियां देखी है ना, जो मतलब हम सख्तियां देख के आए हैं, तो जब बच्चे थोड़ा सा किताबों से लिंक हो जाएंगे तो इनको रियलिटी की समझ आ जाएगी सारी। साथियों, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, कबूलनी पड़ेगी कि जो पूरा का पूरा ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें अगर हम देखें तो रिलीजियस बिलीव्स, जो मजहबी बिलीव्स हैं, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी लोगों के सोचने का तरीका, हम थोड़ा थोड़ा कह लें
लोगों की आदतें, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी हम कह लें खान पान, पहनवाने का तरीका, मेन ऐसा ही है। और हिंदुस्तान भले ही देश जरूर बड़ा है आबादी में, साइज में, सब में, लेकिन रिसोर्सेज हम देखें तो लगभग अगल बगल वाले देशों के जैसे रिसोर्सेज वैसे ही हिंदुस्तान में भी हैं, बस साइज में बढ़ ज़्यादा है, वो अलग फ़र्क है, लेकिन उसी तरीके के हैं। हमको ये देखना पड़ेगा अगल बगल के जितने देश हैं सब इस समय मतलब डाउन नहीं है, तबाह है, बर्बादी के मंजर पे खड़े हैं वो। ये स्थिति आपको श्रीलंका की न्यूज़ आप सब सुनते हैं, अभी नेपाल से देखिए किस तरीके की धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है कि नेपाल में भी जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल में भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। म्यांमार का आप देख लीजिए, फौज का शासन है, कितनी घटिया स्थिति, वहाँ भी इकोनॉमी हाथ से निकल रही है। पाकिस्तान का तो आप लोग डेली देखते ही हैं किस तरीके से वहाँ पे खाने का पैसा नहीं, पीने का पैसा नहीं, केवल जो आप देख लो अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास तबका है जो संपन्न है वो भाग चुका है, वरना भागने की फिराक में है कि भाई यूरोप जाओ, दुबई जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं जाओ, लेकिन इस देश को छोड़ दो, ये देश रहने लायक नहीं रह गया। हिंदुस्तान में अगर हम इनसे कंपेयर करें बहुत बेहतर स्थिति है। जिस तरीके से हम देखें तो इकोनॉमी बैठी उसको जिस तरीके से मैनेज किया, और यही हम चाइना के लिए भी इस चीज़ को कहेंगे कि चाइना उस तरीके से आप देखो मैनेज नहीं कर रहा, उस तरीके से मैनेज करने में असफल रहा है। जैसे उसके पास में रिसोर्सेज थे, अगर इंडिया के पास में होते तो इंडिया कहाँ निकल गया होता, लेकिन जैसे उसके पास रिसोर्सेज थे उस हिसाब से उतने अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाया, ये एक फैक्ट है। तभी आप देखो चाइना की ग्रोथ जो है वो पिछले 2 सालों से रुक गई है। पहली कारण यही है, पूरी दुनिया की परचेजिंग पावर घट गई, सप्लाई चेन टूट गई, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद अमेरिका से जो उनका विवाद चल रहा है, कभी अमेरिका कोई सैंक्शन, कभी कुछ सैंक्शन, कभी ये रोक दिया, कभी वो रोक दिया, इस सब के चलते चाइना की इकोनॉमी को धचका बहुत बड़ा लगा है। एशिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रही है वो इंडिया है। और IMF ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया 2022 में होने वाली, तो इसके मायने हैं। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।